हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है मोहित चौहान। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 विच इज़ अबाउट द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग यहाँ पे कैसे होती है वो पूरा सिनेरियो हम देखेंगे। ये हम कवर कर रहे हैं आपकी इंडियन पॉलिटी विच वॉज रिटन बाय एम लक्ष्मीकांत। तो इनके द्वारा यहाँ पे लिखी गई है बुक, इसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी। इसके अलावा यहाँ पे आपको एम लक्ष्मीकांत में से कोई एक्स्ट्रा फैक्ट्स नहीं मिलेंगे, बट आई डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप यहाँ पे ये बुक खरीदें और इसके बारे में यहाँ पे मार्किंग करते रहें जो भी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, नो नीड टू मेक नोट्स। बाकी सब चीज़ें मैं आपको पहले ही लेक्चर में कवर करवा चुका हूँ कि आपको ये बुक में बेसिकली आपको प्रोसीड कैसे करना है। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर के बारे में देख लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट्स, अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड। यहाँ पे कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करे गए थे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, कौन कौन सी कमिटीज हो जाएंगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, क्या क्या क्रिटिसिज्म हो जाते हैं, वो सब हम चीजें यहाँ पे जान लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। दिस इज समथिंग अबाउट मी। आई हैव बीन एजुकेटर एट एन अकेडमी। यहाँ पे आप मेरा टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं। इन वीडियो से रिलेटेड जितनी भी आपको पीडीएफ हैं इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पे वीडियोस मिलती रहें और भी बाकी रिसोर्सेज भी हम वहाँ पे पुट ऑन करते रहेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं अबाउट द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन की बात करें या फिर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। इसकी शुरुआत पहली बार होती है जब एम एन रॉय, जो कि एक पाइनियर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, ही वॉज द पाइनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, इनके द्वारा यहाँ पे एक आइडिया रखा जाता है किस चीज का, दैट इज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का यहाँ पे आइडिया पहली बार सामने रखते हैं और इसी आइडिया को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है इन 1935 बाय आईएनसी। आईएनसी इसे ऑफिशियली डिमांड करना स्टार्ट कर देती है फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट की दे नीड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया। ठीक है, अब इस चीज को आप देखेंगे कि इन 1938 जवाहरलाल नेहरू जो आईएनसी के बिहाफ पे यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि इंडिया को एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जो फ्री रहे फ्रॉम द आउटसाइड इंटरफेरेंस, और इसमें बाहर से कोई भी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहना चाहिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। और ये जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी दैट शुड बी बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, यहाँ पे एडल्ट फ्रेंचाइजी के ऊपर ये चीज यहाँ पे बेस रहनी चाहिए। ये चीज फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट करी जाती है बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करती है थ्रू द अगस्त ऑफर ऑफ 1940। ठीक है, 1940 में इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, हम आपके लिए क्या लेकर आएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेकर आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि एक मेंबर हो जाते हैं कैबिनेट के, इंडिया में आते हैं एक प्रपोजल लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कि हम एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। बेसिकली देखो इस टाइम पे जो टाइम पीरियड है 1940 का, इस टाइम पे स्टार्ट हो चुकी थी आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और उसी चीज के समर्थन को लेने यहाँ पे आते हैं इंडिया में कि देखो हम आपको यहाँ पे जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के देंगे, बट दैट विल बी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, बट ये सब चीजें जो होंगी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद होंगी। अब देखो ये तो पता नहीं था वर्ल्ड वॉर 2 कब एंड होने वाली है, तो इस चीज को यहाँ पे किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब बेसिकली ये चीज यहाँ पे रिजेक्ट कर दी जाती है बाय द मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग का अलग कारण हो जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अलग कारण हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस इस चीज को इसलिए रिजेक्ट कर देती है क्योंकि भाई देखो हम इतने दिन से डिमांड कर रहे हैं, तो अब हम ये नहीं सुनना चाहते कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये आप एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। मतलब आईएनसी ये चाहती थी कि आप अभी इस चीज को एक्सेप्ट करिए, बट मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि हम अलग से एक देश चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक अलग से कैबिनेट मिशन भेजा जाता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेके, जिसको काफी हद तक मुस्लिम लीग यहाँ पे बेसिकली एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये चीज यहाँ पे हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। यहाँ पे मुस्लिम लीग जो है थोड़ा बहुत पैसिफाई हो जाती है कैबिनेट मिशन को। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जिन्ना बैठे, तो यहाँ पे इस चीज को थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर लेती है, दैट इज मुस्लिम लीग। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पे शुरुआत होती है, फिर बैकग्राउंड क्या चल रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं व्हाट वाज द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इस चीज को यहाँ पे डिसाइड कैसे किया गया। इस चीज को यहाँ पे डिसाइड कैसे किया गया। तो सबसे पहले आप देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूट होती है इन नवंबर 1946। ठीक है, फर्स्ट टाइम इसे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। किसके द्वारा ये बेसिकली स्कीम बनाई गई थी, दिस स्कीम वाज फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। मैंने आपको बताया था अभी पिछली स्लाइड में, कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा यहाँ पे स्कीम बनाई जाती है।
अब इस स्कीम में क्या था कि ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, इसमें टोटल जो सीट्स होंगी वो होंगी 389, ठीक है। और इसमें से जो 93 सीट्स होंगी, 93 सीट्स होंगी आपकी प्रिंसली स्टेट्स की, और बाकी बची जो 296 सीट्स होंगी दैट विल बी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। जो ब्रिटिश इंडिया है, जो आपके प्रोविंसेस हो जाते हैं, उनकी ये यहाँ पे 296 सीट्स हो जाएंगी। अब इस 296 में से भी आप देखेंगे कि 11 आर फ्रॉम 11 गवर्नर प्रोविंसेस, जो आपके गवर्नर प्रोविंसेस हो जाते हैं, 292 सीट वहां से आ जाएंगी, और 4 हो जाएंगी आपके चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से। अब ये चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कौन कौन से हो जाते हैं वो हम जैसे कि यहाँ पे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हो जाता है आपका दिल्ली, ठीक है। अजमेर और मेवाड़ एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस हो जाएगा। फिर उसके बाद कुर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान जो यहाँ पे वाला एरिया हो जाता है, ये चीजें यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। तो ये 4 आपके चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हो जाएंगे। कौन कौन से? दिल्ली, अजमेर मेरवार, ठीक है, कुर्ग आपका साउथ में आ जाएगा, एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान, जो बलूचिस्तान वाला एरिया यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 आपके कमिश्नर प्रोविंसेस यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसमें आप देखेंगे जो भी ये प्रोविंसेस थे और प्रिंसली स्टेट थे, इनकी जो सीट अलॉट होती हैं वो होती हैं अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, मतलब इनके प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीट्स एलोकेट होती हैं। मतलब लगभग ये माना जाता है कि हर मिलियन पॉपुलेशन के लिए एक सीट रहेगी, मतलब 10 लाख लोगों के लिए लगभग एक सीट यहाँ पे डिसाइड करी जाती है। तो ये चीज यहाँ पे हो जाएगी। अब ये जो आपकी सीट्स होती है ना, ये होंगी बेसिकली 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये जितनी भी सीट्स आपके यहाँ पे दिखाई दे रही हैं 296, ये होंगी अमंग द पॉपुलेशन ऑफ दीज 3 मेजर कम्युनिटीज। कौन कौन सी हो जाएंगी? दैट इज मुस्लिम, सिख एंड जनरल्स। जनरल्स कौन होंगे? जनरल्स वो लोग जो मुस्लिम नहीं है और जो सिख नहीं है, वो सब यहाँ पे जनरल हो जाएंगे। तो इन 3 कम्युनिटीज के बेसिस पे आपकी यहाँ पे सीट अलॉट कर दी जाती है अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो, अभी हम बात किस चीज की करें? वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें, मतलब बेसिकली वो असेंबली जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो ये चीज हो जाएगी कि यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया की तरफ से 296 जो हैं लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब देखो, ये जो 296 लोग हैं ना, ये आएंगे कहाँ से? इनको कैसे इलेक्ट किया जाएगा? तो ये सभी लोग इलेक्ट होंगे बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। जो आपके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये यहाँ पे इलेक्ट होंगे बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय द मींस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो PRSTB के अकॉर्डिंग ये जो लोग हैं 296 यहाँ पे आ जाएंगे। और जो 96 लोग हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आएंगे, दीज विल बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट। जितने भी आपके प्रिंसली स्टेट हैं, उनके हेड्स के द्वारा ये यहाँ पे आपके नॉमिनेट किए जाएंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे पहली बार इलेक्शन कब होते हैं। देखो, इलेक्शन आपके यहाँ पे हो जाते हैं इन 1946, ठीक है। जो आपके 1946 के इलेक्शन होते हैं, उसमें आप देखेंगे कि 296 सीटों पे टोटल इलेक्शन होते हैं। इस 296 सीटों में से इंडियन नेशनल कांग्रेस जीतती है 208 सीट, ठीक है। जो मुस्लिम लीग होती है वो यहाँ पे जीतती है 73 सीट्स, और जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हो जाते हैं वो यहाँ पे जीतते हैं आपकी 15 सीट्स। टोटल ये आपकी सीट्स हो जाएंगी जो यहाँ पे जीती जाती हैं अमंग द 296 सीट्स। ओके, अब देखो यहाँ पे ये भले ही से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, ये आपके यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से यहाँ पे इलेक्ट ना हुई हो, बट फिर भी यहाँ पे आप देखेंगे पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लगभग सभी धर्मों के लोगों को यहाँ पे मतलब बेसिकली अकोमोडेट कर लिया जाता है, ठीक है। चाहे वो आपके हिंदूज हों, मुस्लिम हों, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन क्रिश्चियंस, चाहे वो SCs हों, STs हों, ठीक है, चाहे वो वुमेन्स हों या फिर किसी भी तबके के लोग हों, उन सभी को यहाँ पे अकोमोडेट कर लिया जाता है, ठीक है। अब एक और चीज, यहाँ पे लगभग सभी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो इंडिया में हो जाती हैं, उनको भी यहाँ पे उनको भी इंपॉर्टेंस दी जाती है। बस एक आपके महात्मा गांधी हो जाते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना हो जाते हैं जो यहाँ पे इस चीज को इस चीज से थोड़ा दूर ही रहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के अपने बेसिकली कारण हो जाते हैं जो वो इससे दूर रहते हैं, और ऑफकोर्स ये बात है गांधी जी यहाँ पे इन चीजों से दूर ही रहा करते थे।
तो ये चीज हो जाएगा अबाउट द कॉम्पोजिशन, कैसे आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरा यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। अब जान लेते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कहाँ पे कब मीट होती है, दैट इज ऑन 9 दिसंबर 1946 में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट टाइम मीट होगी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसी टाइम पे आपके एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आते हैं ऑन 13th ऑफ दिसंबर ऑफ 1946। बट आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट मीटिंग होती है ना, इसमें मुस्लिम लीग इस चीज को बॉयकॉट कर देती है। ठीक है, मुस्लिम लीग के काफी सारे मेंबर्स यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको बॉयकॉट कर देते हैं। तो इस वजह से आप देखेंगे टोटल 211 मेंबर्स ही इसको यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, 211 मेंबर इस असेंबली को यहाँ पे अटेंड करते हैं और जो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाते हैं वो इसके यहाँ पे हेड हो, एज ही वॉज द ओल्डेस्ट, और आप ये कह सकते हैं ही वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द, जो यहाँ पे पूरी असेंबली हो जाती है ना, इसके ये ओल्डेस्ट मेंबर हो जाएंगे। और ये बेसिकली एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट हो जाते हैं ऑफ दिस असेंबली, इस असेंबली के यहाँ पे टेम्परेरी प्रेसिडेंट हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस आपकी कहाँ से ली गई थी, ये एक आपकी फ्रेंच प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, लेटर ऑन आप देखेंगे कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी इलेक्ट किए जाते हैं एज द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। ठीक है, और जो आपके बी.एन. राव हो जाते हैं वो आपके अपॉइंट किए जाते हैं एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द असेंबली। ठीक है, तो ये लोग भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए जानने के लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी क्या हो जाएंगे, इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट और एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। बाद में जो आपकी परमानेंट असेंबली बनती है उसके यहाँ पे आपके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था बाय द जवाहरलाल नेहरू। तो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बेसिकली आपके बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स, फिलॉसफीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर कैसा होगा उस चीज के बारे में यहाँ पे बात करी गई थी। ठीक है, इन्होंने बोला था कि जो आपका बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए वो फ्यूचर गवर्नेंस को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। ठीक है, जितनी भी आपकी टेरिटरीज हैं, चाहे वो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी हो या फिर टेरिटरीज जो अभी तक बनी नहीं है, ठीक है, जो आगे बन सकती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, जितनी भी अथॉरिटीज हो जाएंगी, जितनी भी आपकी जो मतलब बेसिकली सॉवरेन अथॉरिटी होगी, मतलब सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया होगा, उसकी क्या क्या अथॉरिटीज हो जाएंगी। ठीक है, जो आपके पावर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के पास जो पावर्स हैं वो कहाँ से डिराइव होंगी, दैट शुड बी डिराइव फ्रॉम द पीपल ऑफ द इंडिया। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे एडिक्वेट सेफ्टी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी या फिर एडिक्वेट सेफगार्ड्स प्रोवाइड करवाने पाएंगे फॉर द माइनॉरिटीज, बैकवर्ड्स, ट्राइबल एरियाज, डिप्रेस क्लासेस, एंड जो भी आपके बैकवर्ड क्लासेस होते हैं उनको यहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा, हमें सेफगार्ड देना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये बात करते हैं इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की भी हम बात करें अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बात करते हैं अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हमारा इंडिया होगा, जितनी भी हमारी टेरिटरी होगी उसकी यहाँ पे इंटीग्रिटी हमें मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, और इस दुनिया में हमें अपनी एक इज्जतदार पोजीशन बनानी है जहाँ पे हम पूरी दुनिया के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें और पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए यहाँ पे बेसिकली अपना योगदान दे सकें। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। अब कुछ चेंजेस भी यहाँ पे आएंगे, उन सब चीजों को हम आगे देखेंगे। बट उससे पहले आप ये चीज जान लीजिए कि ये जो आपका रेजोल्यूशन मूव किया गया था ना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो हो जाता है, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा यूनानिमसली अडॉप्ट कर लिया गया ऑन 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को इस चीज को यहाँ पे यूनानिमसली अडॉप्ट कर लिया गया। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका माउंट बैटन प्लान था जो 3 जून 1947 को आया था, जिसमें आपके पार्टीशन की बात करी जाती है, उसके बाद आप देखेंगे कि मोस्टली जो प्रिंसली स्टेट हो जाते हैं वो भी सेटल होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब कुछ प्रिंसली स्टेट आपके पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, कुछ प्रिंसली स्टेट इंडिया की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मोस्टली ऑफ द प्रिंसली स्टेट इंडिया की तरफ आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सेटल हो जाती है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस टाइप से आपकी यहाँ पे बन जाएगी और वर्किंग कुछ इस टाइप से इसकी यहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद हम देख लेते हैं दैट इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट देखने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं दैट इज चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। क्या क्या यहाँ पे इसके द्वारा चेंजेस किए गए थे। तो देखो इसके द्वारा 3 मेजर चेंजेस यहाँ पे करे जाते हैं। वो 3 मेजर चेंजेस क्या क्या हो जाएंगे कि सबसे पहली बात, जो असेंबली है वो आपकी एक फुली सॉवरेन बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जब हमने देखा था 1947 का, उसमें हमने ये बात करी थी कि जो इंडियन बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी दैट शुड बी अ फुली सॉवरेन बॉडी। मतलब इसमें बाहर विदेशी ताकतों का कोई भी हाथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। ठीक है, तो उस चीज का यहाँ पे इनका कोई हाथ नहीं होना चाहिए।
फिर दूसरा क्या होता है, असेंबली ऑल्सो बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, इसके पास दो फंक्शंस थे। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला फंक्शन तो यही था कि देखो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। दूसरा इनके पास सबसे बड़ा फंक्शन क्या था कि जितने भी आपके ऑर्डिनरी लॉज हो जाते हैं, ठीक है, इनको भी यहां पे कौन बनाएगा, यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बनाएगी, और कौन बनाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे कि जो ये आपकी पहली बॉडी हो जाएगी, दैट इज जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर रही है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन को बना रही है, इसको यहाँ पे चेयर किया गया था बाय द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और जो ऑर्डिनरी लॉज को बना रही है ऐसी बॉडी, जो आपकी ऑर्डिनरी लॉज को बनाएगी, मतलब यही जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो जाएगी, ठीक है, उसको हेड कर रहे थे यहाँ पे जीबी मावलंकर। मतलब देखो सेम ही बॉडी है जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, बट वही एक टाइम पीरियड पे आपके कॉन्स्टिट्यूशन को एनेक्ट करेगी और वही एक टाइम पे आपके ऑर्डिनरी लॉज को एनेक्ट करेगी। तो इस टाइम पीरियड पे जो ये पूरी मीटिंग होती थी, इसको हेड दो लोग करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा होता था तब उसको हेड कर रहे होते थे, उसी टाइम पे जब ऑर्डिनरी लॉज की बात होती तो जीवी मावलंकर जी उस सीट पे बैठने आ जाते थे। तो दिस वाज द थिंग। अब यहाँ पे ऑर्डिनरी लॉज कैसे हो जाते हैं, जैसे कि हो जाएगा आपका सीपीसी। ठीक है, सीपीसी मतलब आपका सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, फिर सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ कोड। तो ये सब चीजें यहाँ पे हो जाएंगी, ये सारे ऑर्डिनरी लॉज हो जाते हैं। एविडेंस एक्ट या फिर जितने भी आपके इंडिया में एक्ट हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर तीसरा क्या हो जाता है, मुस्लिम लीग विड्रॉ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। मुस्लिम लीग यहाँ पे विड्रॉ कर लेती है, और मैंने आपको बताया था टोटल स्ट्रेंथ जो रखी गई थी 389 की, वो अब कितनी रह जाती है, दैट इज केम डाउन टू 299। ठीक है, 299 जो आपकी फिक्स करी गई थी ना 389 से यहाँ पे कम होके 299 पे आ जाएगी। आप देख पाएंगे यहाँ पे 389 टोटल बेसिकली सीट्स रखी गई थी, बट क्योंकि मुस्लिम लीग यहाँ से विड्रॉ कर लेती है तो हम कुछ सीटें अपने वहां से खत्म कर देते हैं, कुछ चेयर हम अपनी उठा के इधर उधर भेज देते हैं। तो अब ये कितनी रह जाएंगी, दैट इज 299 ओनली। ठीक है, 299 सीट्स जो है ये यहाँ पे बच जाती हैं विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो इसमें भी आप देखेंगे कि जो 299 सीट्स है ना, इस 299 सीट्स में से भी 229 सीट जो है वो आपकी यहाँ पे अलॉट की गई फॉर द इंडियन प्रोविंसेस। ठीक है, और बाकी बची जो 70 सीटें हैं, ठीक है, वो किसके लिए यहाँ पे अलॉट की गई, दैट इज फॉर द प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स के लिए यहाँ पे अलॉट कर दी जाती हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी डिसाइड हो जाती हैं एज ऑन दिसंबर 31, 1947। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे आपकी हो जाएंगी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अब जान लेते हैं व्हाट आर द अदर फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने और ऐसा क्या क्या काम किया। देखो इनके ये दो काम तो थे कि ये यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे और आपके ऑर्डिनरी लॉज बना रहे थे, तो कुछ और इनके भी काम हो जाते हैं यहाँ पे इसके अलावा। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे रेक्टिफाई करी थी अपनी मेंबरशिप को विद द कॉमनवेल्थ इन मई 1949, जो आपके कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस हो जाते हैं, उसकी मेंबरशिप को इन्होंने यहाँ पे रेक्टिफाई किया था। फिर उन्होंने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था ऑन जुलाई 22, 1947। जुलाई 22 को यहाँ पे 1947 में इस जो फ्लैग है इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। फिर नेशनल एंथम को यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया जाता है, दैट इज ऑन जनवरी 24, 1950। मतलब जो हमारा मतलब जिस दिन पहला यहाँ पे 26 जनवरी से बेसिकली 1950 26 जनवरी से 2 दिन पहले ही यहाँ पे नेशनल एंथम को अडॉप्ट कर लिया जाता है। फिर आप देखेंगे कि नेशनल फ्लैग को भी उसी दिन यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया जाता है, दैट इज जनवरी 24, 1950। ठीक है, इसी दिन इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इन चीजों को यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया जाता है। फिर आप देखेंगे कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है, नेशनल सॉन्ग कौन सा है हमारा, नेशनल सॉन्ग आपका यहाँ पे हो जाएगा वंदे मातरम। ठीक है, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उनको यहाँ पे एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया जाता है ऑन जनवरी 24, 1950। ठीक है, अब देखो 26 जनवरी में क्या होता है, 26 जनवरी में परेड होती है, और परेड में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमेशा सैल्यूट करके खड़े होते हैं, तो हमें कोई ना कोई पर्सन तो चाहिए था सैल्यूट करने के लिए। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि हमने 2 दिन पहले ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना देते हैं। दैट इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया, दैट इज द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हु बिकेम ऑन जनवरी 24, 1950। 1950 में ये यहाँ पे बेसिकली क्या कर लिए जाते हैं, इलेक्ट कर लिए जाते हैं। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं, वो आपको एज सच याद रखने की जरूरत नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अगर आप देखें तो टोटल इन्होंने 11 सेशन लिए थे, ठीक है। लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का इनका टाइम पीरियड चला था, ठीक है। लगभग 60 कंट्रीज को इन्होंने यहाँ पे देखा था। तो आप देख पाएंगे टोटल 11 सेशंस हुए थे। 11 सेशंस में ये टोटल सेशन कितने समय के लिए चले थे? 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज तक ये पूरा सेशन चले थे, ठीक है। और यहाँ पे हमने टोटल 60 कंट्रीज के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हो जाते हैं उनको खंगाला था, और उनमें से जो भी बेस्ट पार्ट यहाँ पे हो जाता है उनको हमने देखा था, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका ड्राफ्ट हुआ था ये लगभग 114 दिन तक इस चीज को यहाँ पे ड्राफ्ट किया जाता है, मतलब इसके बारे में जो डिस्कशन होता है वो 114 दिन तक चला था। और इसमें जो टोटल हमारा खर्चा आया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, दैट वाज अराउंड 64 लाख रुपीज, ठीक है। 64 लाख रुपए का हमारा यहाँ पे खर्चा आ जाता है, ठीक है। और जनवरी 24 1950 को आप देख पाएंगे जहां पे सारी ही चीजें लगभग एक्सेप्ट हो जाती हैं या फिर आपके यहाँ पे अडॉप्ट कर ली जाती हैं। अब ये यहाँ पे इसका लास्ट सेशन हो जाएगा, दैट इज जनवरी 24 1950 वाज द लास्ट सेशन, या फिर लास्ट या फिर फाइनल सेशन बोल सकते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, ठीक है। और इसी के बाद से यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इंडिया एज अ रिपब्लिक नेशन बन जाता है ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है। और एक नई पार्लियामेंट हमारी बन जाएगी, और इसके बाद हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन यहाँ पे हो जाएंगे इन द 1951 टू 1952, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हो जाती है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके कुछ सबके अलग अलग काम थे, सबको अलग अलग काम दिए गए थे। तो कुछ मेजर कमिटीज देख लेते हैं जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यहाँ पे हो जाएंगी। तो ये कुछ मेजर कमिटीज यहाँ पे आ जाएंगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं बी आर अम्बेडकर जी। बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट कमिटीज हेड की गई थी। वो यहाँ पे हो जाएगी सबसे पहली आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी इनके द्वारा यहाँ पे हेड करी जाती है। फिर उसके बाद आप देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इनके द्वारा स्टीयरिंग कमेटी, एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हेड करी जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा यहाँ पे आप देखेंगे एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, कमेटी ऑन माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो प्रोविंसेस से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, मतलब प्रोविंसेस को, जो भाई देखो प्रोविंसेस को जोड़ने का काम किसने किया था? सरदार पटेल जी ने। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी किसके हाथ में हो जाएगी? दैट इज विद द वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो भी कमिटीज हो जाएंगी वो किसके हाथ में थी? दैट इज विद द वल्लभ भाई पटेल। और माइनॉरिटी और ट्राइबल अफेयर्स से रिलेटेड भी जीवी मावलंकर जी के द्वारा यहाँ पे हेड की गई थी कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के क्या क्या फंक्शंस होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इनके द्वारा यहाँ पे हेड की गई थी स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। एवी ठक्कर हो जाते हैं एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी। जेबी कृपलानी जी के द्वारा हेड करी गई थी फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी। फिर उसके बाद बी पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा हेड की गई थी यहाँ पे हाउस कमेटी, ठीक है। एच सी मुखर्जी के द्वारा यहाँ पे हेड की गई थी माइनॉरिटीज सब कमेटी, ठीक है। गोपीनाथ बारदोलोई, ठीक है, इनके द्वारा हेड करी गई थी दैट इज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम, एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज एज सब कमेटी, ठीक है। तो इनके द्वारा ये सब चीजें यहाँ पे करी गई थी। के एम मुंशी आप देख पाएंगे ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी इनके द्वारा हेड की गई थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यहाँ पे हेड करी गई थी दैट इज यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी एंड स्टेट्स कमेटी, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा बेटा, ये स्टेट कमेटी है और ऊपर जो था वो प्रोविंशियल कमेटी था। बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं प्रोविंशियल और स्टेट्स में कि स्टेट्स का बनाने का काम तो यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल का था। तो देखो प्रोविंसेस को जोड़ने का काम वल्लभ भाई पटेल का था, अब उसको स्टेट्स में कैसे कन्वर्ट करना है या फिर उसके स्टेट्स कैसे कैसे बनाए जाएंगे उसको यहाँ पे हेड किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मतलब जोड़ने का काम किया गया वल्लभ भाई पटेल के द्वारा और उसको बांटने का काम किया गया, मतलब जो उन स्टेट्स को डिवाइड करने का काम किया गया था वो किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। यूनियन पावर्स कमेटी इनके पास पावर इन्होंने पूरी अपने पास रखी थी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी भी इन्हीं के द्वारा यहाँ पे हेड करी जाती है। सो दिस वॉज द थिंग अबाउट द मेजर कमिटीज ऑफ इंडिया, जो भी आपके मेजर कमिटीज यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे हो जाएंगी। अब इसमें
एक कमेटी आई थी आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, इसको सेटअप कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 में। बस इतना काफी हो जाता है आपके लिए यहाँ पे। अब देखो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। ये क्रिटिसिज्म क्या है, पहली बात तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया है, ठीक है। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देखो कहाँ से आया था, डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल नहीं थे ये लोग, ये रिप्रेजेंटेशन आया था कहाँ से, दैट इज फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट एंड जो भी आपके स्टेट प्रोविंसेस हो जाते हैं। और स्टेट प्रोविंसेस में इलेक्शन हुए थे आपके काफी कम लोगों के द्वारा, मतलब जिनको बेसिकली उस टाइम पे वोटिंग राइट्स मिले थे। मतलब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी पे ये सब चीजें यहाँ पे नहीं होंगी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यहाँ पे नहीं होती है, इस वजह से दिस वाज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे होता है ये एक सॉवरेन बॉडी नहीं थी, ठीक है। सॉवरेन बॉडी मतलब ये आप देखेंगे कि यहाँ पे इसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको बनाने के लिए बोल के गए थे, ठीक है, और कैसे बनाना है ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट बोल के गई थी। सो दिस वाज नॉट अ पर्टिकुलरली अ सॉवरेन बॉडी। फिर यहाँ पे इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, देखो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत लंबा समय ले लिया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, ठीक है। मैंने आपको बताया 2 साल 11 महीने 18 दिन का इन्होंने टोटल समय लिया था, तो बहुत ज्यादा लंबा समय लिया था। कि जैसे आप देखें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लगभग 4 महीने में बन के तैयार हो गया था, ठीक है, क्योंकि उनके पास मजबूरी थी तो इसलिए उनका 4 महीने में बन के तैयार हो गया था। हमारे पास बहुत लंबा समय था तो हमने बहुत आराम से बैठ बैठ के इस कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे बनाया था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाता है डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। देखो ये जो आपकी एक जो सबसे बड़ा सेक्शन था विच वॉज हेडेड बाय द मुस्लिम लीग, तो वहां पे वो तो निकल गया था। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कांग्रेस ही एक मेजॉरिटी पार्टी बची थी जिसके पास लगभग सारी सीटें आ जाती हैं और वही यहाँ पे आपकी डोमिनेट कर रही थी, ठीक है। ग्रैनविल ऑस्टिन जो आपके बोलते हैं यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है ये एक वन पार्टी बॉडी है, ठीक है, तो इसलिए इस चीज पे उतना ज्यादा रिलाई नहीं किया जाता, क्योंकि देखो एक पार्टी जब आपके कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है तो वो किसी एक तबके को सोच के बनाती है, ठीक है। मतलब जैसे आप देखेंगे कांग्रेस, तो कांग्रेस की जो विचारधारा होगी उस टाइम पीरियड की, उन्होंने उसके हिसाब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। अब अगर यहीं पे 3-4 पार्टी या फिर अलग अलग आपके विचारधाराओं के लोग होते तो ऑफकोर्स सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन विल बी मोर डायनेमिक, कॉन्स्टिट्यूशन आपका ज्यादा डायनेमिक यहाँ पे हो जाता। सो दिस वाज द थिंग। फिर यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूशन को अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जाता है बाय सेइंग दैट दिस इज अ लॉयर एंड पॉलिटिशियन डोमिनेशन। यहाँ पे कई बार इसे ये भी बोला जाता है कि ये बहुत बल्कीनेस कॉन्स्टिट्यूशन है और इसकी लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ना कि आम आदमी के बस की तो इसे समझना भी नहीं है। मतलब आम आदमी अगर इसे पढ़ने लग जाए तो भाई साहब उसके जो है यहाँ पे घोड़े दौड़ जाते हैं। तो ये चीज यहाँ पे हो जाएगी, लॉयर एंड पॉलिटिशियन का यहाँ पे डोमिनेशन था। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेवन फॉर द लॉयर्स। लॉयर्स के लिए एक हेवन हो जाता है क्योंकि यहाँ पे लॉयर्स ही इस चीज को समझ पाते हैं और इसी चीज में जो भी लूप होल्स हैं वो भी लॉयर्स ही फाइंड आउट कर पाते हैं। फिर एक और चीज यहाँ पे डोमिनेटेड बाय हिंदूज, क्योंकि मैंने आपको बताया मुस्लिम लीग ऑलरेडी इस चीज को बेसिकली यहाँ पे इस चीज पे प्रोटेस्ट कर चुकी थी, यहाँ से आपके निकल चुकी थी, तो इस वजह से यहाँ पे जो मोस्टली रिलीजन रह जाता है या फिर डोमिनेटेड रिलीजन रह जाता है वो हिंदूज का रह जाता है। ऑल्दो यहाँ पे सिख्स भी थे, आपके क्रिश्चियन भी थे, एंग्लो इंडियंस भी थे, बट स्टिल जो डोमिनेशन हो जाता है दैट इज मोर देन आपका 70-80% वो किसके द्वारा हो जाता है, दैट इज बाय द हिंदूज। तो ये यहाँ पे हो जाता है। आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि ये ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया जो यहाँ पे बिलोंग कर जाती है उसके द्वारा यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। तो एक आपके पर्सन थे दैट इज विस्कॉन्ट साइमन, लॉर्ड विस्कॉन्ट साइमन, जो यहाँ पे इस चीज को बोलते हैं दैट इज इट इज अ बॉडी ऑफ हिंदूज, ठीक है। ये एक बॉडी ऑफ हिंदूज है जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को बना रही है। ओके, सो दीज आर द क्रिटिसिजम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आई होप आपको ये लेक्चर यहाँ पे समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस सेशन देन यू कैन डेफिनेटली लाइक द सेशन, सब्सक्राइब द चैनल एंड आप यहाँ पे बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस वीडियो में मतलब जो आपकी लेस देन 30 मिनट्स की हो जाती है, इसमें हमने ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट कर लिया है, दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको इससे ज्यादा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो इसमें से ही फंस जाएंगे, ठीक है। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलते रहें और यहाँ पे आपको जितनी भी चीजें हैं मतलब पीडीएफ वगैरह से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है वो आपको यहाँ पे मिलता रहेगा, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।